हाल ही में मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे जिसमें एक पुरुष कह रहा था कि जज साहब से कि मुझे जेल भेज दो, मैं अपनी पत्नी को मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जिसके आधार पे मैंने ये सोचा इसको वीडियो के माध्यम से सभी को बताया जाए, क्योंकि बहुत लोग, कई लोगों के द्वारा कमेंट भी आए हैं। उन्होंने, कई लोगों ने पूछा हुआ है कि क्या मेंटेनेंस देना ज़रूरी भी है। अगर जो हम मेंटेनेंस अपनी पत्नी को नहीं देते हैं तो कोर्ट हमारे लिए क्या ऑर्डर पास करेगी, या हमारे विरुद्ध कौन सा ऑर्डर पास कर सकती है, या हम जेल होगी तो कब होगी और कैसे होगी। तो इसी के आधार पे मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि इस तरीके का जब कमेंट मैंने भी कोर्ट में अक्सर कई बार देखा हुआ है कि कोई भी जैसे कि इलिटरेट पर्सन है या उसको कानून का ज्ञान नहीं है, तो वो कोर्ट से ये कहता है कि साहब हम मेंटेनेंस तो बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि कोर्ट में इस तरीके के बयान देना और इस तरीके की जो कमेंट में इस तरीके का कहना, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि जब वो लोग कहते हैं कि मुझे जेल भेज दीजिए, मैं मेंटेनेंस तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, वो उनको कानून यानी कि लॉ की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। उस आदमी ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि जो पत्नी है वो अपने आप मायके गए हुए, मैंने उसको घर से नहीं निकाला हुआ, और उसके साथ में उसने गलत तरीके से झूठे केस मेरे ऊपर, मेरे परिवार वालों के ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर गलत तरीके से सारे केसेस दाखिल किए हुए। और इतना ही नहीं, अपने घर वालों से यानी कि अपने भाई या अपने पिता के माध्यम से और जो फर्जी केसेस जो दाखिल हो सकते थे वो भी उसने किए हैं। उनमें ये ग्राउंड लगाते हैं कि मैं या उनका जो भी व्यक्ति व्यथित व्यक्ति होता है जो फर्जी केसेस दाखिल करता है कि मैं रास्ते में जा रहा था, उसमें जो हस्बैंड के घर वाले उन्होंने ज़बरदस्ती रास्ता रोक लिया और रास्ते में उनको मारा पीटा और गलत तरीके से वहीं से छोड़ के चले गए। इस तरीके के जो फर्जी केसेस भी दाखिल किए हुए हैं, फिर भी हम उसको अपने घर में कैसे ला के रखें। और इसके साथ में वो मेंटेनेंस भी मांगे, तो इसलिए मैं उनको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो इस तरीके के जब बयान और जब कमेंट या आपका जो कथन माननीय न्यायालय के समक्ष होता है, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नुकसानदायक इस प्रकार से हो सकता है क्योंकि कोर्ट भी जानती है कि आप एक हस्बैंड हैं और आप सही गलत में विभेद करने के लिए आप बिल्कुल सक्षम हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। और वीडियो आज का शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमारी और है, अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल पर नए हैं, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ में कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और इसी के साथ में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट और है, अगर जो आपकी कोई जानकारी है, आप अपने किसी निजी विषय पे हमसे भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, संपर्क करने का माध्यम आपकी स्क्रीन पे है। आप प्रोसेस फॉलो करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस तरीके के अगर जो जेल भेज देने वाली अगर जो रिक्वेस्ट अगर जो कोर्ट से करते हैं, तो कोर्ट आपकी रिक्वेस्ट मान के आपको जेल भेज भी सकती है। इसमें कोई नई या कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोर्ट ये जानती है कि ये जो मामला है बहुत ही नाजुक है, पति पत्नी के बीच का मामला है, इसमें थोड़ी सी गलतफहमी बहुत ही बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है। तो इसी कोर्ट को और इस तरीके बयान को नज़रअंदाज करते हुए फिर भी ये मौका देती है दोनों कि आप दोनों किसी तरीके से अपना सुलह समझौता कर दें, जिसके आधार पे हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्सिव एक्शन ना लेना पड़े। लेकिन जो हस्बैंड हैं वो यहाँ पे अपनी बचकानी या बचपन वाली बातें इस तरीके से करते हैं, ये उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पत्नी के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसमें एलिगेशन पहले से लगा होता है कि हम अपने घर में रह रहे हुए होते और कम दहेज लाने के लिए ताना मारते हैं, ससुराल वाले हमको मारते हैं, पीटते हैं, और मारते पीटते ये घटना बार बार होती रही, फिर भी हम उसको सहते रहे। और अंत में सच एंड सच डेट को इतने बजे मुझको ज़बरदस्ती मारते पीटते हुए घर से निकाल दिया। फिर हम अपने मायके में आ गए और माता पिता के साथ में रह रहे हैं, और मायके में आकर अपने माता पिता की जो आय है उन्हीं पर निर्भर है, और माता पिता की जो इनकम है इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमको मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, माता पिता की इनकम इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी से पहले आपका मेंटेनेंस किया, सब कुछ किया, लेकिन शादी होने के बाद आपका मेंटेनेंस करने में असक्षम है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि पति पत्नी के द्वारा जो इस तरीके के जो मामले लाए जाते हैं, उसमें ज़्यादातर मामलों में जो अभी तक मैंने देखा है, पत्नी के द्वारा फर्जी गलत तरीके से उल्टे सीधे केसेस फाइल किए जाते हैं, पति को परेशान किए जाते हैं, और परेशान करने के लिए जो उनका लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ दिया जाता है कि जो पत्नी है के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनसे वो त्रस्त होकर वो उसकी प्रताड़ना से झेल नहीं सकते, और अंत में कोई आत्महत्या की ओर भी अग्रसरित हो सकते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में 9 दिसंबर की घटना घटित हुई है बेंगलोर में अतुल सुभाष के साथ में। तो ऐसे ही इस तरीके से मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि कहीं भी कोई भी अगर जो कोई इस तरीके के अगर जो हालात उत्पन्न भी हो जाते हैं, तो किसी को इतना प्रताड़ना नहीं करनी चाहिए कि वो प्रताड़ित की जो लेवल है या उसका स्तर वही ना बर्दाश्त कर सकें।
तो जैसे सामान्यतः तौर पे होता है, पत्नी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है और अपने जो टर्म है, अपनी कंडीशन, अपने हालात प्रार्थना पत्र में अंकित करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और प्रार्थना पत्र पे माननीय न्यायालय उसमें इंटरिम या फाइनल का मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देती है। मेंटेनेंस का ऑर्डर आपके विरुद्ध अगर हो गया है तो मेंटेनेंस आपको देना ही देना है। आप उसमें घर में बैठे हुए आपका मेंटेनेंस का ऑर्डर रुक जाए या वहीं से वो क्वाश हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसमें लीगल प्रोसीडिंग में आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है। इसमें कोई भी किसी तरीके का कोई भी छूट नहीं मिलने वाली। हाँ, एक चीज़ और है, अगर जो पत्नी कहीं बिना किसी कारण के आपके घर से चली गई हो, बिना कोई भी रीज़न नहीं बताया हो अपने आप से घर चल गई हो, और या फिर आपके साथ दाम्पत्य जीवन बिताने से उसने मना कर दिया हो, आपके साथ उसने संबंध बनाने से मना कर दिया हो, तो इस तरीके के आधार अगर जो पास उपलब्ध है तब आप उसमें मेंटेनेंस देने से आप बच सकते हैं। या इस स्थिति में आप माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे कि ऐसी ऐसी सच एंड सच जो इंसिडेंट या सच एंड सच घटना घटित होती है आपके साथ, तब आप मेंटेनेंस देने से आपको एग्जम्प्ट किया जा सकता है। ये नहीं कि आपके साथ ये आधार है, आप अपने साथ घर में बैठे रहें कि मेरे साथ ये हुआ है, पत्नी अपने साथ चली गई है बिना मेरे साथ कोई कारण बताए हुए, या मेरे साथ वो कोई संबंध नहीं बनाती हुई है, दाम्पत्य जीवन नहीं स्थापित करती है, ऐसे इस आधार पर जो उपलब्ध हैं ये मेरे साथ घटना घटित हुई है, आप अपने घर में बैठे रहें, मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ जो भी घटना घटित हुई है ये सारी घटना आपको माननीय न्यायालय के समक्ष जाकर उनको बतानी पड़ेगी। कोर्ट जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, लॉ कोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। तो माननीय न्यायालय को ये आपको स्पष्ट रूप से उल्लेखित करके अवगत कराना पड़ेगा कि मेरे साथ सच सच घटना घटित हुई है, जिसके आधार पे हमसे या पत्नी इस आधार पे मेंटेनेंस प्राप्त करने के अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ में एक चीज़ और है, अगर जो पत्नी एडल्ट्री में रह रही हो, किसी और पुरुष के साथ रह रही हो, बिना आपकी मर्जी के रह रही हो, तो इस आधार पे भी आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे सकते। यानी कि इस आधार पे आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे और उस प्रार्थना पत्र के माध्यम से माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे कि जो आवेदिका है, जो मेरी पत्नी है, वो एडल्ट्री में रह रही है, वो किसी अन्य पुरुष के साथ उसके संबंध है, और इस तरीके के ये आधार आपके पास उपलब्ध है। ये साक्ष्य के साथ आप माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराएंगे, माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय आपकी फेवर में ऑर्डर पास कर देगा कि आपको इस आधार पर मेंटेनेंस देने की अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ में अगर जो फिर भी एक ग्राउंड और है, अगर जो पत्नी के पास पर्याप्त साधन है अपने जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि उसमें अपने प्रार्थना पत्र के साथ वो अंकित करके आती है कि मेरे पास जीवन यापन करने के लिए कोई भी साधन नहीं है, मेरे पास कोई भी मीन्स नहीं है, हम अपने माता पिता की आय पर निर्भर हैं और माता पिता की आय इतनी नहीं है कि वो हमको मेंटेनेंस कर सके। इस तरीके का जो फॉल्स एफिडेविट भी देती हैं, यानी कि शपथ पत्र के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी होती हैं, लेकिन फिर भी आपके पास अगर जो साक्ष्य उपलब्ध है, आप ये जानते हैं कि वो उसके पास वो इनकम जनरेट करती है, वो कमाती है, उसके साथ अच्छी खासी व्यवस्था है, वो अपने आप को मेंटेनेंस के लिए प्रार्थना पत्र उसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं अपने आप को मेंटेन कर सकती है। ये तथ्य और ये साक्ष्य के साथ आप माननीय न्यायालय के समक्ष आप उनको अवगत करेंगे। माननीय न्यायालय आपकी तथ्य पे विश्वास करते हुए आपकी फेवर में आदेश कर देगी और इसमें ये अंकित करेगी और आवेदिका को, यानी कि जो आपकी पत्नी है, उनको आदेश करेगी इस ग्राउंड पे आप जो है मेंटेनेंस पाने के अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ में अगर जो आप ये सोचते हैं कोई भी ऑर्डर हो गया, हम घर में बैठ जाएं, अब ऑर्डर अपने आप ख़त्म हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऑर्डर को कैंसिल कराने के लिए आप उसमें एक रास्ता है, आप उसके अपीलेट कोर्ट है वहाँ जा सकते हैं, या आप जो मैंने तथ्य बताए हैं, जो मैंने आधार बताए, आप उसी न्यायालय से इस आधार पे उनको अवगत करा सकते हैं। या फिर अगर जो मेंटेनेंस आप नहीं देते हैं, आप घर में चुपचाप बैठे हुए हैं, तो आपके खिलाफ एग्जीक्यूशन फाइल किया जाएगा। क्योंकि कोई भी ऑर्डर फाइल किया जाता है या कोई भी ऑर्डर माननीय न्यायालय के द्वारा पास किया जाता है, तो ऑर्डर तो पास कर दिया तो माननीय न्यायालय आपसे पैसा लेने या रिकवर करने खुद नहीं आती है, कानून के हिसाब से चलती है और लॉ के अकॉर्डिंग आपसे रिकवरी वसूली की जाएगी। इसी हिसाब से इतनी रिकवरी आप माननीय न्यायालय के समक्ष जमा करें। अगर जो आप नहीं जमा करते हैं तो आप सोचते हैं कि हम जेल की हवा काट लेंगे, मेंटेनेंस नहीं देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोविज़न यहाँ तक भी है कि 1 महीने के मेंटेनेंस के लिए 1 महीने की सज़ा उपलब्ध करानी चाहिए, लेकिन मामला पति पत्नी का होता है, इसलिए कोर्ट नरम दिल से रखते हुए इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती है, इसलिए ये मौका देती है कि आप दोनों लोग बैठ के कंप्रोमाइज़ कर लें।
अगर जो आप जेल काटने या जेल भेजने या जेल में रहने के अगर शौकीन होते हैं, आप पूरी लाइफ यानी कि आजीवन आपको जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हर 1 महीने का जो सज़ा हो वो 1 महीने आप काटने के। जब आप 1 महीने की सज़ा काटोगे तो दूसरे महीने का एग्जीक्यूशन फाइल हो जाएगा, दूसरे महीने का एग्जीक्यूशन फाइल हो जाएगा, आप उसकी सज़ा काटेंगे, उसकी सज़ा काट कर जब बाहर आएंगे फिर एक तीसरे महीने का एग्जीक्यूशन फाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आजीवन जेल में ही रहने के लिए आप तैयार हो पाएंगे। और आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए अगर जो आपने वीडियो अंत तक देखा है, पूरा देखा है, तो इसको अंत में आके सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और मिलते हैं एक और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।